आंदोलन से करते हैं और आपके इस आंदोलन से जो आपने जन साहित्य पर्व के तौर पर एक प्रतिरोध का स्वर खड़ा किया, तो हम सब अभी उम्मीद से हैं और हम सब अभी उम्मीद करते हैं, लेकिन इस उम्मीद को जब तक हम संघर्ष और विचार से जोड़ेंगे नहीं, तब तक उम्मीद साकार नहीं होगा। मैं अपनी बात को शिक्षा के क्षेत्र से तक सीमित रखना चाहूँगा और मैं कुछ उदाहरणों के साथ उन आंदोलनों की बात रखना चाहूँगा। अभी हाल फिलहाल में आपने 3 घटनाएं सुनी होगी। एक रियान स्कूल में एक बच्चे ने एक दूसरे छोटे बच्चे की हत्या कर दी और अभी वो पता चला सिर्फ इसलिए कि एक दिन वो टल गया है एग्जाम को टालने के लिए। दूसरी घटना जो अभी परसों की 2 दिन पहले की घटना है, उसी हरियाणा में एक हेडमास्टर की हत्या कर दी एक बच्चे ने। इसलिए हत्या की, गोलियों से भून दिया क्योंकि उसे उसके फादर को बुलाने के लिए कहा जा रहा था पेरेंट टीचर्स मीटिंग में और अनुशासनहीनता का आरोप था। तीसरी घटना कुछ दिन पहले शायद आप लोगों ने देखी होगी, इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी और मैंने उसको चलते चलते देखा था, जिसमें इंग्लैंड में एक जुवेनाइल को, एक बढ़ते हुए बच्चे को ने उसको अपने बाप को बम से उड़ा देने का जो साजिश है वो करते हुए पकड़ा था और 7 साल की कोर्ट ने सजा दी, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जिसके साथ वो बिताना चाहता था, जीना चाहता था, घूमना चाहता था, उस पर वो भारतीय परिवार जो ट्रेडिशनल वैल्यूज के थे, क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी के नहीं थी वो लड़की, इसलिए उसके लिए वो तैयार नहीं थे। और उसका विकल्प उसने ये देखा कि उसकी हत्या का प्लान बनाया और पूरी योजना बनाई और उसी योजनाबद्ध तरीके से किए गए काम को लेकर ही कोर्ट ने सजा दी। और चौथा जो अभी चल रहा है जेएनयू में, आप लगातार अगर आज अपडेट हो रहे होंगे तो आज जेएनयू में स्ट्राइक है और वो स्ट्राइक जो है, वो स्ट्राइक का कारण है कि वहां पर छात्रों ने हाजिरी लगाने की जो अटेंडेंस मार्क करने का जो वहां रूल बनाया गया, उसका विरोध कर रहे हैं और उसमें पूरे के पूरे स्टूडेंट और टीचर सब एक साथ हैं। और इन 4 जो घटनाएं हैं, इनको जोड़ के हम कैसे देखें, और वहीं से मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। आप देखेंगे कि एक आज के डेट में वो दौर और था जब रामचंद्र शुक्ल जैसे साहित्यकार कह रहे थे कि करुणा मूल्य है, श्रृंगार की जगह पर करुणा को प्रधान रस बनाने की बात हो रही थी, प्रमुख रस बनाने की बात हो रही थी, दूसरों के दुख, दर्द, पीड़ा और उसको दूर करने का जो मूल्य था वो सामाजिक मूल्य बन रहा था, सोशल वैल्यूज बन रहे थे, जो फ्रीडम स्ट्रगल के वैल्यूज थे, जो स्वाधीनता आंदोलन से निकले हुए मूल्य थे। आज एक सामान्य भाव अगर आप देखें तो आपको कहीं भी दिखाई देगा कि आम युवा गुस्से में है। एक गुस्सा जो है वो एक जनभाव के तौर पर उभर रहा है, कहीं न कहीं वो एक सामान्य कह लें कि आम जन में ये एक गुस्से का भाव जो किसी न किसी तरह के अभाव से निकला हुआ ये भाव है, जो गुस्से का भाव है।
और उन तमाम कारणों में मैं नहीं जाऊंगा जिस पर पहले 2 सत्रों में बाकायदा बातचीत हो चुकी है और यहाँ स्थापित किया जा चुका है कि किस तरह से देशी विदेशी पूंजी का जबरदस्त हमला है। और इस हमले का कारण बहुत स्पष्ट है कि उन्हें इस समाज को बांटना है और इस समाज को बटे हुए समाज में ही पूंजी के विस्तार का, पूंजी के लिए मुनाफे का गुंजाइश बनाना इस राज सत्ता की मजबूरी है। और वहां से वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में जा रहा है। तमाम तरह के जाति, धर्म, नस्ल, भाषा इत्यादि के आधार पर इस समाज को बांटा जा रहा है। लेकिन इस बांटने का परिणाम क्या हो रहा है, ये हमारे लिए देखने की जरूरत है कि उस बटाई में जो खटाई में पड़ रहे हैं वो युवा पड़ रहे हैं, और जो जिनमें एक सामान्य भाव जो है अभाव से निकला हुआ ये जो गुस्से का भाव है वो हम आज आम देख सकते हैं, आम तौर पर देख सकते हैं। सवाल है इस गुस्से को, ये जो गुस्सा है जो अभाव से निकला हुआ है उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाए, जिसको पिछले सेशन में कहा गया कि नियंत्रण का। मैं उस नियंत्रण की जगह पर एक और शब्द रखना चाहता हूं कि उसको कैसे इंगेज किया जाए। और उसी इंगेजमेंट का आप देखेंगे कि ये जो इंगेजमेंट है उस नए युवा वर्ग के साथ जो इंगेज करने का है वो हमारे पास ट्रेडिशनल जो वैल्यूज हैं उसमें इंगेजमेंट का क्या तरीका रहा है, और वही तरीका अख्तियार करने की कोशिश उस टीचर ने भी किया, उस हेडमास्टर ने भी किया, जिसमें था कि अपने बाप को लाओ, अपने पिताजी को लाओ, और ताकि उनसे वो अनुशासनहीनता के जरिए जो एक उसका जो गुस्सा चल रहा है, उसका जो शिक्षा में मन नहीं लग रहा है या जिस भी किस्म का उसका इंगेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इंगेज करने के लिए जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या दे रहे हैं, तरीका क्या दे रहे हैं, तो पेरेंट्स को लाओ, पीटीएम और पेरेंट टीचर्स मीटिंग के जरिए उस बच्चे को उनके परिवार के नजर में गिराना, आप समझ लो, या फिर उसको जिस भी तरह से वो कंट्रोल करें, ये उस स्कूल की एजुकेशन सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरे एग्जांपल में आप देखिए कि आपको दिखाई देगा कि वो फैमिली जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी फैमिली की है, ट्रेडिशनल वैल्यूज भी हमारा यही कह रहा है कि परिवार हमारा जो शिक्षा का बेसिक पहला स्कूल है, बेसिक स्कूल, और उस बेसिक स्कूल को ही हमने सबसे प्राथमिक मान लिया। और वहां आप देखेंगे कि वो बेसिक स्कूल पूरी तरह से ट्रेडिशनल वैल्यूज में ग्रसित है, और वो उसकी गर्लफ्रेंड के लिए अपने घर में स्पेस नहीं क्रिएट करना। भले ही वो पैसा कमाने के लिए वो इंग्लैंड जा रहा है, साथ समुद्र पार जा रहा है, जहां जाना उसके लिए उसी धर्म में जो ट्रेडिशनल वैल्यूज में एक समय गलत था, वहां वो पैसा कमाने जा सकता है, लेकिन नए जो वैल्यूज हैं उनको, वहां के जो मूल्य हैं उन मूल्यों को वो उन मूल्यों के साथ उसको इंगेज करने का स्पेस नहीं देता है। और ऐसी स्थिति में विकल्प उसके पास ये जो दिखाई दे रहा है वो समाज में जो फैला हुआ गुस्सा है उसमें इंगेज न किए जाने के बाद जो गुस्सा है वो अनियंत्रित भाव में किसी भी दिशा में जाने को संकल्प लिया हुआ है। आप देखिए, एक दिन के लिए एग्जाम को टाल देना और उसके लिए एक बच्चे की हत्या कर देना एक बच्चे के द्वारा, ये कहां ले जा रहा है हमारा। आप इससे समझ सकते हैं कि हम जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बिल्डिंग की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये जो सरकारी स्कूल है ये तो बेकार स्कूल है, यहाँ तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, और हम सब ने मान लिया है ये वो स्कूल नहीं है। ये रियान पब्लिक स्कूल है जो जहां की फीस हजारों में है और जहां बड़े बच्चों, बड़े पैसे वालों के बच्चे पढ़ रहे हैं, और वहां पर जो हम निर्मिति कर रहे हैं वो ऐसे बच्चे की निर्मिति कर रहे हैं जो एक अपने ही जूनियर की हत्या कर दे रहा है सिर्फ एग्जाम को आगे बढ़ाने के लिए। उसके लिए वो कितना
छोटा काम है, इससे हम समझ सकते हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि इसका दूसरा रूप क्या है। तो हमारे पास एक विकल्प के तौर पर दिखाई देता है, और वो इसी मॉडल, आप देखें कि वही नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। आज ये नाम एक आतंक पैदा कर रहा है। एक खास तरह के लोगों के लिए ये नाम अपने आप में आतंकित करने वाला है। कौन लोग हैं ये जिनके लिए ये नाम आतंकित कर रहा है? और आप देखेंगे कि दो लड़ाइयां हो रही थी कुछ दिन पहले, जब इस नाम के साथ सड़कों पर लड़ा जा रहा था। वो लड़ाई बहुत ही जरूरी लड़ाई थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जरूरी लड़ाई थी क्योंकि उस समय बहुत साफ साफ था कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। कौन लोग हैं जिनका क्या पोजीशन है शिक्षा को लेके, उनकी नीति क्या है। जब वो कह रहे थे कि जेएनयू को पर ताला लगाओ, तो उस समय बहुत साफ था कि सार्वजनिक शिक्षा, जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है, उसके पक्ष में कौन खड़ा है और कौन लोग हैं जो इस पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। और वो उस समय बहुत स्पष्ट था कि जब वो स्टूडेंट खड़े होकर कह रहे थे कि हमें पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को अगर बचाना है तो हमें इसमें जिस तरह के गांव से आने वाले, विभिन्न वर्गों से आने वाले, विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले जो छात्र हैं, उनका जो रिजर्वेशन है, उनके लिए जो सीटें सुरक्षित की गई हैं, जो जेएनयू के स्ट्रक्चर में और किसी स्ट्रक्चर में नहीं है, उसको बनाए रखना है। और साथ ही फेलोशिप, जो निम्न तबके के आए हुए स्टूडेंट्स हैं, उनको जो फेलोशिप का है वो मिलना चाहिए। और लगातार सरकार की कोशिश क्या थी, चाहे वो डीयू हो चाहे जेएनयू हो, दोनों जगह फेलो हायर एजुकेशन में जो फंड कट है उसका असर था कि वहां पर फेलोशिप खत्म की जा रही थी। और ये लड़ाई जो शुरू हुई थी, ये फेलोशिप की के खत्म होने की ऑक्यूपाई यूजीसी से शुरू हुई थी। आप ध्यान कीजिए, वो ऑक्यूपाई यूजीसी क्या था? ऑक्यूपाई यूजीसी सिर्फ और सिर्फ फेलोशिप को लेके जो स्टूडेंट की लड़ाई थी, जो आगे चल के उसी लड़ाई का हिस्सा हैदराबाद यूनिवर्सिटी बना, और उसी लड़ाई का परिणाम था कि रोहित वेमुला को आत्महत्या के तक करने के लिए इस सरकार ने, इस नीति ने मजबूर किया और उसकी सांस्थानिक हत्या की गई। और आप देखेंगे कि वो आंदोलन का स्वरूप कैसे बढ़ता चला गया, और उस बढ़ते हुए स्वरूप को खत्म करने का सिर्फ उनके पास एक ही रास्ता है। और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है राष्ट्रभक्त और राष्ट्रद्रोह। तो जेएनयू पर जो हमला हो रहा है वो राष्ट्रद्रोह के नाम पर एक खास किस्म की, वही जिस पॉलिसी की यहां सवेरे बात की जा रही थी, उस पॉलिसी को केंद्र में रख के जो सार्वजनिक शिक्षा है उसको खत्म करना। लेकिन इनके पास विकल्प क्या है? आप देखेंगे, आपको हर मोहल्ले में दिखाई देगा। मैं जल्दी में अपनी बात कह रहा हूं, हो सकता है कम्युनिकेट न कर पाऊं, कई चीजें छूट जाए। आप देखेंगे कि हर मोहल्ले में, दिल्ली में तो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, कभी सरस्वती, अभी ये सरस्वती पूजा है तो उसके बाद फिर एक कोई पूजा होगी, दुर्गा पूजा होगा, काली पूजा होगा, वो विश्वकर्मा पूजा होगा, सावन का मेला होगा, और न जाने क्या क्या। और कुछ नहीं हुआ तो नवरात्रा, और नवरात्रा के बाद कमेटी बनी हुई है जिसका 100वां, 88वां, 87वां जागरण अभियान। और ये इनमें क्या हो रहा है? इनमें हो ये रहा है कि ये तमाम युवा साथी, उन युवाओं को इंगेज करने का ये एक तरीका अख्तियार किया गया है, और इन युवाओं को उसके जरिए जोड़कर उनका जो परिवार के साथ जो इंगेजमेंट का एक तरीका रहा था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब, इस चीज को पलट के और इस धार्मिकता के आवरण में, इन तरह के तमाम भारतीय संस्कृति के आवरण में एक नए किस्म का एंगेजमेंट अब शुरू हो रहा है, और जिसमें उनको लगा दिया गया है इन तमाम आयोजनों में। और जो इसके खिलाफ है उसको छोटे छोटे स्तर पर, मोहल्ले के स्तर पर आप देखेंगे कि एक ग्रुपिज्म हो रही है, जिसमें बाइनरी क्रिएट करने का, जो दो ग्रुप क्रिएट करने का और दुश्मन और दोस्त का जो एक डिवाइड
वाला जो है एक सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है। और वहां पर दूसरे तरफ हमारे पास क्या विकल्प है? तो हमारे पास जो विकल्प है, आपने देखा होगा, चाहे वो जेएनयू हो चाहे डीयू में एक लगातार आंदोलन, आप लोग सब उससे ग्रसित है। मैं यहाँ राजस्थान कई बार आ चुका हूँ और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का जो हस्र है वो मुझसे छिपा हुआ नहीं है, और हम सब उसके भुक्तभोगी हैं, जहाँ पूरी तरह से एग्जामिनेशन हो रहा है और रिजल्ट आ रहा है। मतलब जो एडमिशन हो रहा है, एग्जामिनेशन हो रहा है और रिजल्ट आ रहा है, क्लास कहीं नहीं है। और तो और मजेदार और भी विलक्षण चीजें हो रही हैं यहाँ तो, जिसमें कि अगर वहां पर कोई लेफ्ट का ऑर्गेनाइजेशन, खास करके यहाँ तो एसएफआई अगर जीत जा रहा है तो उस कॉलेज को कहीं बंटवारा कर दिया जाता है और लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग दूर जाके कॉलेज के डिपार्टमेंट बांट दिए गए। और जहां टीचर इतने छोटे नंबर में कि क्लास ही नहीं हो रही है और पूरा का पूरा इसके पैरेलल समानांतर तौर पर इंस्टीट्यूशंस खड़े हो गए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जरिए सारा का सारा पैरेलल एजुकेशन सिस्टम हायर एजुकेशन का चल रहा है। और वहां पर और इसका बहुत अच्छा परिणाम है कि जिसमें किसी भी तरह से छात्र को संगठित होने ही न दो, शिक्षकों को किसी भी तरह से संगठित होने ही नहीं दो, इसलिए उनका कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो रहा है। आप देखेंगे कि जो स्थिति मजदूरों की है वही स्थिति हायर एजुकेशन में सिस्टम में भी है। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम को कॉन्ट्रैक्चुअलाइज किया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अकेला यूनिवर्सिटी है जहां फिर भी जितने टीचर होने चाहिए उतने हैं, लेकिन उनमें 50% एडहॉक टीचर्स हैं। और वो एडहॉक टीचर्स का मतलब हम सब समझते हैं कि जो किसी भी मुद्दे पर प्रशासन के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। और जब प्रशासन के खिलाफ आप खड़े नहीं हो सकते हैं, आप प्रशासन के पक्ष में जाएंगे। तो हमने सेमेस्टर मूवमेंट में देखा कि जबकि पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी एक साथ था कि हम सेमेस्टराइजेशन नहीं चाहते हैं, उसके बावजूद हम प्रशासन को रोक नहीं सके, क्योंकि उन्होंने एडहॉक सिस्टम के जरिए हमारे पूरे मूवमेंट को फेल कर दिया। कोई भी काम हम रोकने में, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे रिजल्ट हो, हम किसी चीज को रोकने में, तो हमारे पास जो पुराने हथकंडे थे, पुराने जो तरीके थे जिसके जरिए हम लड़ सकते थे, मूवमेंट बना सकते थे और मजबूर कर सकते थे, वो था काम रोको अभियान, कि हम काम रोक के, हड़ताल करके हम चीजों को बदल सकते हैं। आज हम उस चीज को जब हमने देख लिया कि हम इस दौर में, जिस दौर में कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो चुका है, वहां जहां स्टूडेंट्स को एकदम अपने केंद्रित, जिसमें कि उसकी मुक्ति जो है उसके रिजल्ट से जुड़ी हुई है और उसके फ्यूचर से जुड़ी हुई है, एक मूवमेंट का पार्ट बनाना मुश्किल हो रहा है, जहां यूनिवर्सिटी से उनको अलग कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में हमने जान लिया कि अब हमारी लड़ाई का जो पुराना तरीका है वो नहीं चल सकता। और फिर हमने FYUP के दौर में, जब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स चल रहा, नया लाया गया था, जिसमें पूरे भारत में बीए को 4 साल बनाने की योजना थी, उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में मूवमेंट के जरिए हम इसको असफल करने में कामयाब हो सके। और उसमें हमारा तरीका क्या था? हमारा तरीका हड़ताल का तरीका नहीं था, क्योंकि हड़ताल को कोर्ट के जरिए रोका जा रहा है। और कोर्ट का हाल क्या है कि हम सबसे आज बहुत साफ क्लियर हो चुका है, जहां सुप्रीम कोर्ट के खुद लीडर्स जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, वो खुद आके कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जो है लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो रही है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने वाला कौन है, उसका उद्देश्य क्या है, ये आज हम सबके सामने बहुत स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में हमने FYUP के टाइम में भी बहुत साफ साफ देखा कि इसका विकल्प यही है कि जब तक हम लोगों को इंगेज नहीं करेंगे इस आंदोलन में, जनता की चेतना को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, अगर ये सिर्फ शिक्षकों का आंदोलन होगा तो ये सफल नहीं हो सकता, अगर ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन होगा तो ये सफल नहीं हो सकता है। जब तक ये जनता का आंदोलन नहीं बनेगा तब तक ये सफल नहीं हो सकता। और जनता का आंदोलन का मतलब क्या है? जन आंदोलन का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि आपके पास जो कलेक्टिव, सबके जो जिस चीज से हम सब परेशान हैं, जो कॉमन कंसर्न है हमारा, उसकी खोज हमें करनी होगी। जो सामान्य पीड़ा है हमारी, उसको हमें तलाशना होगा, उसे इकट्ठा करना होगा और उसे एक
दिशा देनी होगी। ये आज आंदोलन के लिए सबसे जरूरी चीज है। और जिस चीज के लिए मुझे उम्मीद है राजस्थान वो एक ऐसी जगह है जिसको मैं इस तीनों रूप को मैंने देखा किसान आंदोलन में, दूर से ही सही, लेकिन हम लोगों ने उसको देखा जहां डीजे वाले जो है वो किसान आंदोलन का हिस्सा है, स्टूडेंट वो किसान आंदोलन का हिस्सा है। किसान आंदोलन के चार्टर ऑफ डिमांड में स्टूडेंट का फीस मिलना चाहिए, एससी एसटी के फेलोशिप मिलने चाहिए, ये डिमांड वो चार्टर ऑफ डिमांड में है। ये है आंदोलन, जिस आंदोलन के बाद उसी लाल झंडे के नीचे कांग्रेसियों को आने के लिए मजबूर होना पड़ा, उन भाजपाइयों को भी आने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये आंदोलन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम विकल्प की राजनीति नहीं कर सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है ये जो जन साहित्य पर्व है वो इस विकल्प की राजनीति को आगे लाएगा। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव कुमार जी को। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बात को रखा। मैं तो एक सूचना है और खुशी की बात है कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में मां श्वेता देवी के नाटक पर रूढ़िवादी लोगों ने जो हमला किया था, उस नाटक की निर्देशिका स्नेहलता जी भी यहाँ मौजूद हैं। तो थोड़ी देर में हम उनको भी बुलाएंगे, लेकिन अब मैं अनुरोध करूंगा कविता कृष्ण पल्लवी जी से कि आप आए और अपनी बात रखें। साथियों, सबसे पहले तो इस आयोजन के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और इसके साथ ही आभार भी प्रकट करती हूँ कि मुझे इस आयोजन में अपने विचार रखने का मौका दिया गया, तो शुक्रिया इसके लिए। और साथ ही यहाँ पे उपस्थित सभी साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन। साथियों, उम्मीदों पे जब आज हम बातचीत करते हैं तो तभी उस समय वास्तव में बातचीत करने की जरूरत तभी महसूस होती है कि जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि एक नाउम्मीदी का घटाटोप गहरा छाया होता है। और उम्मीद एक जिंदा शब्द है। जिंदा लोग हमेशा ही जिंदा सवालों पे सोचते हैं और उम्मीद उन्हीं के लिए जिंदा शब्द है जो अपने उम्मीदों को यथार्थ में बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं और लगातार संघर्षरत रहते हैं उम्मीदों को बदलने में। तो आज हमसे जब हम देखते हैं कि हर व्यक्ति से इस मतलब आज हम सभी एक स्वीकार करते हैं, इस चीज़ को मानते भी हैं कि किसी कलाकार या साहित्यकार के लिए, जैसा कि पॉल रॉबसन ने कहा था कि ओलंपियन ऊंचाइयों पे खड़ा होने की कोई जगह नहीं होती है। तो साथियों, मैं वैसे बहुत मतलब एक अच्छी वक्ता नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने विचारों को मैंने अभी लिख के एक टिप्पणी या आलेख के तौर पे कह सकते हैं, उसको मैं पढ़ूंगी आपके सामने और अपने कुछ अनुभवों को शेयर करूंगी कि हम लोग जब वहाँ पे दिल्ली में, अब मैं देहरादून में काम करती हूँ, दिल्ली में जब मजदूर बस्ती में काम हम लोग करते थे तो किस तरह से वहाँ पे किस तरह की चीज़ें होती थी, किस तरह से हिंदुत्ववादी ताकतें किस तरह से हम लोग पे अटैक करते थे, किस तरह से परेशान करते थे, उस अनुभवों को भी शेयर करूंगी। लेकिन अपने विचारों को इस पूरे इस पर मैं आलेख के तौर पर, टिप्पणी के तौर पर पढ़ूंगी आपके सामने। मैं बर्टोल्ट ब्रेख्ट के फांसीवाद विरोधी एक नाटक है आर्तुरो उई का प्रतिरोध उत्थान, उसकी कुछ पंक्तियों से उधार लेकर मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगी। हालांकि कुछ लोग इतिहास को अभी भी वैसे ही ले सकते हैं जैसा वे उसे पाते हैं। आप लोगों में से ज्यादातर लोग परवाह नहीं करते याद दिलाए जाने की। अब देवियों और सज्जनों, निश्चय ये दिखाता है कि अगर उभर आए फोड़ों की जरूरत है सटीक निदान की, जो व्यक्त किया गया हो किसी घुमावदार भाषा में नहीं, बल्कि ऐसी सीधी सपाट भाषा में जो गू को गू ही कहती है। साथियों, हमारा चुनौतीपूर्ण समय हमसे ये मांग कर रहा है कि हम अपने समय के कुरूप सच को सच की तरह बयान करें और हमसे हमारी स्मृतियों और भविष्य स्वप्न को छीनकर हमारे वर्तमान को खून, अंधेरे और गंदगी में डुबो देने वाली धार्मिक कट्टरपंथी फासिस्ट तबकों के खिलाफ इतिहास की अदालत में एक खुला अभियोग
पत्र दाखिल करें। जिन्हें कला साहित्य के स्रोत और जनता के मुक्ति संघर्षों में उनकी भूमिका की समझ नहीं, वे सोच सकते हैं कि कागज के एक टुकड़े, रोशनाई की दावत और पंखों वाली कलम के सहारे कोई हत्या और यंत्रणा गृहों के एक ऐसे तंत्र को कैसे चुनौती दे सकता है जिसने न्याय, जनवाद और सभी आदर्शों को बूटों तले रौंद दिया। इसे जानने के लिए हमें ब्रेश्ट, लोरका, नाजिम हिकमत, पाब्लो नेरुदा, ईरान में शाह और खुमैनी की सत्ताओं द्वारा यंत्रणा और मृत्यु भुगतने वाले दर्जनों लेखकों, कवियों तथा लातिन अमेरिका और अफ्रीका के उन तमाम लेखकों, कवियों के बारे में जानना होगा जिनके कृतित्व और चुनौती ने सत्ताधारियों की नींद हराम कर दी थी। कानून के शब्दों से आजाद शब्द किस प्रकार लोहा लेते हैं, यह नथुनी वाथुंगो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कलम, बंदूक और लोग के सपने में बखूबी दर्शाया है। यह बात करनी इसलिए भी जरूरी है कि जिन लोगों से आज अपनी सभी साहित्यिक, सांस्कृतिक उपकरणों के जरिए फासिस्ट बर्बरता का मुखर प्रतिरोध करने और उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहने की अपेक्षा की जाती है, उनमें से बहुतेरे अवसरवादी चालाकियों, पदपीठ पुरस्कार की बेशर्म लोलुपताओं, रसरंजन और लंबटताओं, ठंडी तटस्थताओं और घिसी पिटी अनुष्ठान धर्मिता के आकर्ष में डूबे हुए हैं। जिन दशकों के दौरान हमारे देश में हिंदुत्ववादी कट्टरपंथ का उग्रमार्ग सामने आया है, उसी दौरान साहित्य कला की प्रगतिशील जनपक्षधर धारा का भी एक